हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे, यानी मांग की अवधारणा। मांग की अवधारणा में आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो मांग के नियम में ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या होता है और ये क्यों लागू होता है, इसकी व्युत्पत्ति कहां से हुई और इसके कुछ अपवाद वो क्या होते हैं, तो यही कुछ चीजें जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड, जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के अंदर ही आता है। तो लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, तो देखिए आप अपनी जो रियल लाइफ है, मैंने आपको जैसा कहा था कि आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखिए, आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो आपकी रियल लाइफ में आप देखते हैं कि आप कभी भी कोई वस्तु अगर सस्ती हो जाती है, कोई वस्तु क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है, तो सस्ती होती है तो आप क्या करते हो, उस वस्तु को ज्यादा खरीदते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी नॉर्मल अगर वस्तु को आप खरीद रहे हो, जैसे फ्रूट आप खरीद रहे हो, फ्रूट आप नॉर्मल 100 रुपए किलो है, आप 1 किलो खरीद रहे हो। अगर वो सस्ता हो जाता है 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, तो आप उसको 1 किलो ना खरीद कर 1.5 किलो या 2 किलो खरीद दो। ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था। तो यहाँ क्या हो रहा है, सस्ती होने पर आप उसकी इकाइयां ज्यादा खरीद रहे हो, अगर महंगी हो जाए तो आप उसकी इकाइयां कम खरीदते हो। यानी किस पे डिपेंडेंट कर रहे हो आप डिमांड को, कीमत पर। यानी अन्य बातें स्थिर रहने पर अगर कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग घट जाती है और कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। ये जो इनवर्स रिलेशन होता है कीमत और डिमांड का, यही कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम। यहाँ जो अन्य बातें स्थिर है वो कौन कौन सी है, वो चीज है जैसे हमने मांग के निर्धारक तत्व यानी डिटर्मिनेंट एलिमेंट्स पढ़े थे डिमांड के, वो क्या थे, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की संभावनाएं, संबंधित वस्तु की कीमत, ठीक है ना। तो इन सबको हम क्या मान लेते हैं, इनको हम स्थिर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो अन्य बातें स्थिर रहने, इसका मतलब इन चीजों को हम स्थिर मान लेते हैं, केवल कीमत का रिलेशन देखते हैं डिमांड पर, ठीक है ना। तो आइए मैंने वैसे आपको बता दिया, इसको हम कर्व वक्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है, अन्य बातें स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने, बस ये मेन चीज आपको याद रखनी है, कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है और कीमत घटने पर उस वस्तु की मांग बढ़ती है। यानी दो चीजें आपको मेन याद रखनी है, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। यही लॉ ऑफ डिमांड है यानी मांग का नियम है। इसमें मैंने जो आपको डिमांड का जो कर्व बताया था पहले, उससे भी आप समझ सकते हो। यहाँ हम नया कर्व सब देख लेते हैं, नया वक्र देख लेते हैं। जो वक्र होगा हमारा वो इस प्रकार से बनता है। हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी दो अक्ष बनाने हैं। यहाँ पे ये ओ बिंदु यानी मूल बिंदु कहलाता है। इधर हम लेंगे कीमत और जो एक्स अक्ष है, कीमत हमेशा आप वाई अक्ष पे लेंगे, एक्स अक्ष है, यहाँ आप लेंगे मांग मात्रा या फिर आप क्वांटिटी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा वक्र यही बन रहा था, आप चाहे तो पहले वाले वक्र में जो मैंने तालिका बनाई उससे भी आप वक्र बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार का हमारा वक्र बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस जगह पर है, इस जगह पर मान लो हमारी जो मात्रा है वो OQ है और हमारी जो प्राइस है उस वस्तु की वो OP है, ठीक है ना। या फिर आप इसको मान लीजिए जैसे प्राइस 50 है और डिमांड जो है वो 100 है, ठीक है ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है, क्या लिखा है मैंने, कीमत बढ़ने पर। तो कीमत बढ़ी, कीमत बढ़कर मान लो यहाँ आ गई, आप इसको या तो OP1 कह लीजिए या मान लो 75 कह लीजिए। तो P1 होने से क्या हो गया, डिमांड जो है वो कम हो गई, पहले OQ थी अब OQ1 हो गई, या फिर आप इसको मान लीजिए यहाँ पर 80 हो गई, ठीक है ना। कितनी हो गई, 80। क्या हुआ, प्राइस 50 थी, 50 से 75 हुई, तो जो क्वांटिटी है वो 100 से कितनी हो गई, 80 हो गई, यानी कम हुई। और इसी को आप उल्टा कर लीजिए, जैसे मान लो अगर प्राइस कम हो जाती है, प्राइस कम हो गई, मान लो कम होकर 25 हो गई, तो डिमांड जो है वो बढ़कर मान लो 120 हो गई। तो ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। यानी कीमत बढ़ने पर डिमांड घटती है और कीमत घटने पर जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। यही होता है हमारा मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। अब ये नियम, सवाल ये पैदा होता है कि ये नियम हम हमारी रियल लाइफ में भी लागू करते हैं। जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है, जो एक तरीके से इसके बारे में ज्यादा नहीं समझता है, वो भी इस नियम को फॉलो करता है, इस नियम को लागू करता है, ठीक है ना। अब ये नियम जो है ये आया कहां से, इसकी व्युत्पत्ति हम कहां से मान सकते हैं, तो इसका व्युत्पन्न होने के एक तरीके से दो चीजें हम मान सकते हैं, दो कारण हम मान सकते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं उपभोक्ता के संतुलन में। क्योंकि डिमांड जो करता है वो कंज्यूमर करता है, उपभोक्ता करता है। पहली चीज सीमांत उपयोगिता, जो हास नियम हमने पढ़ा वो। दूसरी चीज
क्या पढ़ा? सम सीमांत उपयोगिता नियम। ये दोनों चीजें हमने देखी थी। एक चीज हमने देखी थी, एक वस्तु का संतुलन होता है जहां पर MU बराबर हो कीमत के, और दो या अधिक वस्तु का संतुलन होता है जहां पर MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। इन दोनों की वजह से व्युत्पत्ति मानी जाती है, व्युत्पत्ति मानी जाती है किसकी? लॉ ऑफ डिमांड की। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए व्युत्पत्ति एक तो होता है MU और P का संबंध, MU और P का संबंध, यानी कोई भी उपभोक्ता संतुलन में कब होगा? जब वो ये देखता है कि मेरी जो सीमांत उपयोगिता है वस्तु से मिलने वाली, वो मेरे द्वारा दी गई कीमत के क्या हो? बराबर हो, है ना। मेरे द्वारा कीमत अगर मान लो 6 दी गई, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें भी 6 प्राइस दी थी पिछले वाले उपभोक्ता वाले संतुलन वाले में, आप देख सकते हो। तो वहां पर मेरी MU जब 6 हो गई तब मैं संतुलन में आया, यानी दोनों बराबर हो गई। लेकिन अगर मान लो इन केस ये हो जाए कि MU जो है वो ज्यादा हो P से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? MU ज्यादा है P से, इसका मतलब कीमत कम है, कीमत कम है, और MU ज्यादा है यानी उसको सीमांत उपयोगिता ज्यादा मिल रही है। तो वो क्या करेगा? वो उस वस्तु की ज्यादा इकाइयां खरीदेगा, ताकि और इकाइयां खरीदने से जो MU है वो कम हो जाएगी, और तब तक खरीदेगा जब तक MU बराबर ना हो जाए P के। ठीक है ना। तो क्या हुआ? ज्यादा इकाई खरीदी तो MU क्या हुई? कम हुई, और MU कम हुई तो फिर कीमत भी वो कम अदा करेगा। तो इस नियम, इसकी वजह से ये नियम एक तरीके से व्युत्पन्न माना जाता है। ठीक है ना। एक तो ये चीज होती है। इसको आप उल्टा भी देख सकते हो, MU जो है वो लेस देन हो P के। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में जो P है, प्राइस है, वो ज्यादा होती है ना। तो जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा? वो डिमांड में कमी करेगा, यानी वस्तु कम खरीदेगा, और वस्तु कम खरीदेगा तो जो MU है वो क्या हो जाएगी? वो ज्यादा होने लग जाएगी। ठीक है ना। और ज्यादा होने लग जाएगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। दोनों स्थितियां हो सकती है, आप पहली वाली स्थिति ज्यादा आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है ना। अब चलते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम। इसमें मैंने आपको बताया कि कोई उपभोक्ता कब तक खर्च करता है अपनी सीमित आय को? जब तक कि उस दोनों वस्तुओं से मिलने, जो दोनों वस्तु जो वो खरीद रहा है उस पर जो व्यय है वो उसके आय के बराबर ना हो जाए, तब तक वो खरीदता है। ठीक है ना। तो यहां पर हमने जो हमारा एग्जांपल देखा था उसमें हमने क्या किया था? MUX अपॉन PX बराबर हो किसके? हम दो वस्तु ही मानेंगे, MUY बराबर अपॉन PY के। अब यहां मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाए कि MUX जो है अपॉन PX जो है वो ग्रेटर देन हो जाए MUY अपॉन PY से। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर MU और अपॉन PX यानी जो X वस्तु है उससे उसको ज्यादा संतुष्टि मिल रही है, ज्यादा उपयोगिता मिल रही है, तो वो X वस्तु की ज्यादा इकाइयां खरीदेगा। ठीक है ना। और ज्यादा इकाइयां खरीदेगा तो फिर ये जो ग्रेटर देन वाली चीज है ये वापस कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी वो ज्यादा इकाई खरीदेगा तो MU कम हो जाएगी, और वापस दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से इन दोनों नियमों की वजह से एक तरीके से जो लॉ ऑफ डिमांड है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, इसको व्युत्पन्न हम कर सकते हैं इन दोनों नियमों से। ठीक है ना। आपको अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया आप मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको वापस डिटेल से समझा दूंगा, या फिर आप एक बार रिवाइंड करके इसको वापस देख लीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं लागू होने के कारण। जो लॉ ऑफ डिमांड है लागू होता क्यों है, व्युत्पन्न कैसे होता है, ये अलग चीज है, लागू क्यों होता है ये अलग चीज है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो आ जाती है हमारी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है ना। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है? जैसे जैसे हम उत्तरोत्तर इकाइयों, वस्तु की इकाइयों का प्रयोग करते हैं उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती जाती है। और क्योंकि सीमांत उपयोगिता घटती है तो हम उसके लिए घटती हुई सीमांत उपयोगिता के लिए कीमत भी क्या है? कम अदा करेंगे। ये हमने हीरा पानी विरोधाभास में भी देखा था। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है? सीमांत उपयोगिता जब घटेगी तो हम उसकी कीमत भी क्या देंगे? कम देंगे। उत्तरोत्तर इकाई खरीदेंगे तो सीमांत उपयोगिता घटेगी, कीमत भी कम देंगे। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे इकाइयां ज्यादा खरीद रहे हैं, इकाइयां जो है वो बढ़ रही है, और कीमत क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसी से ये नियम एक तरीके से लागू हुआ। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको। सेकंड चीज होती है प्रतिस्थापन प्रभाव। अब ये क्या होता है? प्रतिस्थापन प्रभाव समझिएगा बहुत अच्छे से। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब यहाँ हम दो वस्तुओं को देखते हैं। मान लो दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु महंगी हो जाती है, ठीक है ना, एक्सपेंसिव हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? उस वस्तु के स्थान पे जब सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करते हैं, तो क्योंकि जो महंगी वस्तु है उस महंगी वस्तु के लिए हम कीमत ज्यादा दे रहे थे, ठीक है ना। अब सस्ती वस्तु है मान लो कोई, तो अब उस सस्ती वस्तु में हम कीमत कम देंगे, तो महंगी वस्तु की हम कीमत ज्यादा दे रहे थे तो कम इकाइयां खरीद पा रहे थे। अब इसकी हम क्या करेंगे? ज्यादा इकाई खरीद पाएंगे।
ठीक है ना। तो महंगी वस्तु के स्थान पे सस्ती वस्तु को हम प्रतिस्थापित करते हैं, तो क्योंकि उसकी कीमत कम है तो हम उसकी ज्यादा इकाइयां खरीदते हैं, और ज्यादा इकाइयां खरीदते हैं क्योंकि उसकी कीमत कम है। तो क्या हुआ, कीमत कम और इकाई ज्यादा यानी डिमांड ज्यादा, तो क्या हुआ, मांग का नियम लागू हो रहा है। तो इससे भी मांग का नियम जो है वो लागू होता है, ठीक है ना। तीसरी चीज है आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे की आय है 10,000 अगर उसकी आय है और मान लो किसी भी वस्तु को वो खरीदता है, मान लो 3,000 रुपए की वो किसी वस्तु को खरीदता है। अब उस वस्तु की जो कीमत है वो मान लो कम हो गई, कीमत कम हो गई, तो अब वो 3,000 में ना खरीद कर उस वस्तु को 2,000 में भी खरीद सकता है। कितने में खरीद सकता है, 2,000 में खरीद सकता है। तो अब हो क्या रहा है, अब 1,000 रुपए उसके पास बच रहा है, यानी उसकी जो वास्तविक आय है, जो रियल इनकम है, वो एक तरीके से बढ़ रही है। तो उस रियल इनकम से वो क्या करेगा, और भी ज्यादा इकाइयां खरीदेगा, क्योंकि उसकी रियल इनकम जो है वो बढ़ चुकी है। तो ज्यादा इकाई खरीदेगा क्योंकि कीमत कम है, तो यही इससे भी मांग का नियम जो है वो लागू होता है, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या होता है, जो वास्तविक आय है वो बढ़ जाती है, वास्तविक आय बढ़ जाती है तो अपनी वास्तविक आय से वो ज्यादा इकाइयां खरीदता है क्योंकि कीमत उसकी कम है, और यही चीज हमारा मांग का नियम बता रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ लागू होने के कारण और ये व्युत्पन्न होने के कारण ये चीजें मैंने आपको बताई। अब एक चीज होती है कि मांग के नियम के अपवाद क्या है, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जहां पे मांग का नियम लागू नहीं होता है, या तो कंज्यूमर के खुद के व्यवहार से लागू नहीं होता है, या फिर कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनसे लागू नहीं होता है। क्या होता है, वस्तुओं में फर्स्ट वस्तु होती है, यहाँ पे अपवाद में मैंने लिख रखी है पहली वस्तु गिफिन वस्तुएं। अब ये गिफिन वस्तुएं क्या होती है, गिफिन वस्तुएं होती है जैसे घटिया किस्म का अनाज हो गया, घटिया किस्म का अनाज हो गया, ज्वार हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है ना, ये कहलाती है गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं डिटेल में हम आगे समझेंगे जब वस्तुओं के प्रकार देखेंगे। गिफिन नाम के एक व्यक्ति थे, रॉबर्ट गिफिन, उन्होंने क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दिया था तो इसलिए इसका नाम गिफिन वस्तुएं पड़ गया। गिफिन वस्तुओं की खासियत ये है कि जब कीमत बढ़ती है इन वस्तुओं की तो डिमांड भी बढ़ जाती है, और कीमत घटती है तो डिमांड भी घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी वस्तु की कीमत मान लो घटी, क्या हो गई, घटी, और कोई व्यक्ति मान लो 1,200 रुपए क्विंटल का गेहूं खरीद रहा था, अब उसकी कीमत घटकर 1,000 हो गई, लेकिन 1,200 में अब उसको उच्च क्वालिटी का गेहूं मिल रहा है, तो अब वो 1,000 वाले गेहूं नहीं खरीद कर 1,200 में क्या करेगा, उच्च क्वालिटी वाला गेहूं खरीदेगा। यानी उस 1,200 रुपए क्विंटल वाला जो घटिया किस्म का गेहूं था उसकी कीमत घटी, 1,000 हो गई, लेकिन डिमांड बढ़ी नहीं बल्कि और कम हो गई, क्योंकि उसने 1,200 क्विंटल वाले अच्छी क्वालिटी वाले गेहूं खरीद लिए। तो क्या हुआ, कीमत घटी लेकिन डिमांड भी घटी, या फिर कीमत बढ़े और डिमांड भी बढ़े। तो यहाँ मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि मांग के नियम में दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। तो गिफिन वस्तुओं में लागू नहीं होता है। प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं जैसे फॉर एग्जांपल एसी, कार वगैरह, ये जो वस्तुएं होती है प्रतिष्ठा मूलक, इनमें अगर कीमत 5-10 हजार बढ़ भी जाती है तो भी जो कंज्यूमर लेने वाला होता है वो लेता ही है, ठीक है ना। यानी कीमत बढ़ने पर भी उसकी मांग कम नहीं होती है, ठीक है ना। उसके साथ में भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना, यह आपने डिमांड के जो निर्धारित करने वाले तत्व थे उसमें आपने देखा कि गोल्ड की अगर मान लो भविष्य में कीमत कम होने की आशा है ना, तो हम क्या करेंगे, अभी हम उसको नहीं खरीदेंगे। तो भविष्य में कीमत की वजह से हम उसको अभी नहीं खरीद रहे, तो अभी की कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी हमने उसकी मांग कम कर दी, ठीक है ना। अनिवार्य वस्तुएं, मान लो फॉर एग्जांपल चीनी हो गई, चाय पत्ती हो गई, नमक हो गया, इनकी कीमत अगर बढ़ भी जाए कितनी भी, लेकिन फिर भी आप उसको खरीदोगे, डिमांड पर कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके जीवन के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, वो आपको खरीदनी ही है, ठीक है ना। फिर आते हैं हम उपभोक्ता की अज्ञानता। उपभोक्ता की अज्ञानता या फिर गलत धारणा है, इसमें आप ये ले सकते हो कि उपभोक्ता को कुछ पता ही नहीं हो इन चीजों के बारे में। उपभोक्ता ये देख रहा हो कि यार इसकी कीमत बढ़ी और कीमत बढ़ने से यार ये वस्तु ज्यादा अच्छी है, यार इसकी कीमत ज्यादा है। अगर वो ऐसे तरीके से अगर उसको खरीदेगा, उसका व्यवहार ऐसा रहा कि भाई कीमत ज्यादा है इसलिए मैं इसको खरीदूं, तो क्या हुआ, कीमत ज्यादा होने पे वो डिमांड भी ज्यादा करेगा, तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। उसके साथ में मान लो किसी रेस्टोरेंट पे भीड़ ज्यादा दिख रही है तो वो वहीं पे जाता है जबकि वहां पे खाना अच्छा नहीं हो, है ना। तो गलत धारणाएं जब उपभोक्ता की बन जाती है, उपभोक्ता की जो अज्ञानता होती है उससे डिमांड में कोई परिवर्तन होता है, तो वो डिमांड का जो लॉ है वो लागू नहीं होता है। तो ये कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद का मतलब जहां मांग का नियम लागू नहीं हो, लागू होने के कारण होते हैं। और व्युत्पत्ति कैसे होती है वो बता दी मैंने आपको, वक्र क्या होता है वो, और ये
ये आपका जो चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड ये खत्म हुआ। इससे पहले हमने चेंज इन डिमांड कैसे होता है, वो जो निर्धारित करने वाले तत्व कैसे होते हैं, वो मांग अनुसूची, मांग तालिका, मांग का वक्र कैसे बनता है, वो सारी चीजें हमने देखी थी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।